ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक खबर की बहुत चर्चा जोरों पर हो रही है। यह चर्चा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से जुड़ी है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में पुतिन का भव्य स्वागत किया गया, वो पश्चिमी देशों को अब अखरने लगा है। आप देखिए इन तस्वीरों में। तस्वीर नंबर 1, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया किम जोंग उन ने, व्लादिमीर पुतिन के साथ गले मिले। तस्वीर नंबर 2, मुस्कुराते हुए चेहरे एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दिए। तस्वीर नंबर 3, शाही अंदाज में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच पूरे लवाजमे के साथ सड़क पर वो निकले। और तस्वीर नंबर 4, स्वागत हुआ आवास पर। वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। वो स्वागत जिसकी चर्चा वर्ल्ड वाइड हो रही है। वो मुलाकात जो अमेरिका की आंखों में चुभ रही है। चौबीस साल बाद जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम नॉर्थ कोरिया की सरजमी पर पड़े, तो नॉर्थ कोरिया का माहौल बदल गया। हथियारों और मिसाइलों से बात करने वाला देश दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में एक पुतिन की आवभगत में ऐसा जुटा कि दुनिया इस भव्य स्वागत को देखने को मजबूर हो गई। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर पुतिन के लिए खुद किम जोंग उन पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। और फिर वो तस्वीरें सामने आई जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। ये तस्वीरें थी गर्मजोशी भरी मुलाकात की, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के गले लग गए। इसके बाद पुतिन के कदम जहां जहां पड़े, वहां पुतिन के स्वागत की अद्भुत तस्वीरें और रंग दिखाई दिए। एयरपोर्ट से लेकर किम जोंग के वेन्यू तक नॉर्थ कोरिया का माहौल पुतिनमय बना दिया गया। प्योंगयांग की सड़कों पर जहां जहां से पुतिन का काफिला गुजरा, वहां पुतिन के बड़े बड़े कटआउट बता रहे थे कि कई वर्षों बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के क्या मायने हैं। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाते शहर में पुतिन के काफिले का जलवा साफ बता रहा था कि पुतिन और किम जोंग उन की ये जोड़ी वैश्विक मोर्चे पर कहां तक जाने वाली है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी हमारे देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। लेकिन 24 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल सामने आई है, ऐसा हम नहीं कह रहे। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ऐसा कह रही है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप की कोशिश की गई। डिसइंफो लैब ने साजिश के पीछे हेनरी लुइस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हाथ बताया है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तरह से वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस साजिश में सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं बल्कि भारत में मौजूद कुछ संस्थानों द्वारा चुनाव को डिस्टर्ब किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में अलग अलग लेख और शोध पत्रों के जरिए आम चुनाव पर कमेंट किए गए। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में साजिश के पीछे जिन समूहों और व्यक्तियों का नाम उजागर किया है, वो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित किए गए हैं। रिपोर्ट में कुछ और भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। इधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ से एक डराने वाला खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक हादसा होते होते टल गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बिना चालक के दौड़ा ट्रैक्टर, टल गया हादसा। केदारनाथ से ये दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर बिना चालक के ही अचानक दौड़ पड़ा। सामने का मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। ट्रैक्टर दौड़े जा रहा था।
तभी वो कुछ दूरी पर जाकर एक टेंट पर जा रुका और पलट गया। वहीं दूसरे कई टेंट बने हुए थे जिनमें कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर के पलटने के बाद लोग भागे भागे उसके पास पहुंचे। किसी निर्माण एजेंसी का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, जिसमें निर्माण सामग्री भी लदी हुई थी। ट्रैक्टर के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा करके वहां से चला गया। ढलान होने की वजह से ट्रैक्टर दौड़ पड़ा। काफी दूर तक आने के बाद अचानक पत्थर से टकराने की वजह से इसका पीछे का हिस्सा पलट गया। वहां पर बने टेंटों में करीब 15 लोग बैठे हुए थे, लेकिन किस्मत सभी के साथ थी। लोगों के शोर मचाने से टेंट में बैठे लोग भी एक्टिव हो गए, जिससे सभी वहां से भागने में कामयाब रहे। अब जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर के ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। दरअसल केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए वहां भारी मशीनें और गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें कई ट्रैक्टर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिकी सांसदों का दलाई लामा से मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। खबर है कि चीन इस साल के अंत तक 90 और भी परमाणु हथियार बना लेगा, जिसकी तैनाती वो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ करेगा। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा। यह मिसाइल चीन की परमाणु पावर की बुनियाद है और 2024 में चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान सब सन्नाटे में हैं। चीन को लेकर SIPRI यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2024 की ईयर बुक में चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। अमेरिका, जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह घबरा गए हैं। चीन 2024 के अंत तक 90 नए परमाणु बम बना लेगा। 90 परमाणु बम बहुत बड़ी तादाद है। 2023 से पहले चीन के पास 410 परमाणु बम थे। 2024 में चीन के पास 500 परमाणु बम हो जाएंगे। परमाणु बम वाली ताकत लेकर शी जिनपिंग क्या करेंगे? चीन के बड़े इरादे क्या हैं? अमेरिका को खतरा क्या है? और इसमें रूस से दोस्ती वाली पार्टनरशिप क्या करने जा रही है? इस वक्त दुनिया के हर कोने में यही बड़े सवाल हैं। चीन के परमाणु बम के साथ उसकी दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल इस वक्त उसके दुश्मनों के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। चीन की दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन DC तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट्स के बीच, मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। सबका सवाल है कि एक साल में 90 परमाणु बम बनाकर चीन क्या करना चाहता है? शी जिनपिंग अपने 90 नए टारगेट किसको बना सकते हैं? 90 एटम बम अब चीन के वर्ल्ड वॉर वाले मॉडल का सबसे खतरनाक हथियार बताया जा रहा है। युद्ध का मॉडल यानी जंग के हालात में चीन की रणनीति क्या हो सकती है? अभी प्रशांत महासागर के इलाके में पूरी तरह शांति लौट आई है।
इस बात को कोई नहीं मानेगा क्योंकि टेंशन बरकरार है और ऐसा दशकों से चला आ रहा है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान की निदेशक सांद्रा ऑडकर्क ने चीन को लेकर क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए। States is profoundly devoted to a status quo in the Straits and in the region, the broader region, that is one of peace and stability. And that is why we have consistently urged the PRC to avoid coercive or provocative actions, both in the Taiwan Straits and in other areas like the South China Sea and off Japan, because provocative actions are almost by definition dangerous. They run the risk of a miscalculation or an accident that could spark a broader conflict, as you said. हालात बिगड़ने की चेतावनी दी जा रही है। अगर चीन नहीं माना और जंग हुई तो सवाल है कि चीन सबसे पहला हमला कहां करेगा। इस सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन के परमाणु जखीरे और उसके मिसाइल पावर ने वर्ल्ड वॉर वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है और क्या वो ऐसा हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा। क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, क्या चीन का निशाना जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा। 台湾是中国的一部分，何谈所谓的自卫权？赖清德当局故意作秀壮胆，更显其色厉内荏的虚弱本质。解放军始终是无坚不摧的强大力量。 तेवर देखे आपने चीन के प्रवक्ता के। यही वजह है कि ताइवान को लेकर चीन के इरादे हमेशा युद्ध वाले रहे हैं। खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास के साथ ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्धाभ्यास करता रहता है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती है और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है। खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा। जब इन देशों के सबसे खतरनाक फाइटर और बॉम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिला कर रख देंगे। इटली में हुई G7 की बैठक में भी चीन काफी बेचैन हुआ। 七国集团峰会的公报再次操弄涉华议题，污蔑攻击中国，翻炒没有事实根据、缺乏法律依据，也没有任何道义可言的陈词滥调，充斥着傲慢、偏见与谎言。 ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार जापान और ताइवान के एयरस्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं। और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिसाइल वाले H-6K बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि चीन अब अपनी एटमी पावर जोर शोर से दिखाना चाहता है।